हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मेरे ख्याल से आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। और दोस्तों, आप लोगों की आई होप दिवाली अच्छी बीती होगी। और आइए आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के धारा 377 के बारे में। तो इस वीडियो में इस बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाता है तो उसे उम्र कैद या जुर्माने के साथ 10 साल तक की कैद हो सकती है। दोस्तों, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि वयस्कों के बीच सहमत से बनाए गए किसी भी तरह के यौन संबंध को अपराध नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह संविधान द्वारा मिली समानता, जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हालांकि तब न्यायाधीशों ने कहा था कि बिना सहमत के बनाए गए यौन संबंधों को अभी भी धारा 377 के तहत अपराध माना जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में हुए इस बदलाव यानी धारा 377 को पूर्ण रूप से हटा देने की पहल न केवल समलैंगिकता बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सहमत या गैर सहमत से हुए एनल और ओरल सेक्स को भी गैर कानूनी घोषित कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में भारत में रेप से जुड़े कानून जेंडर आधारित हैं, यानी कानून के मुताबिक केवल एक पुरुष ही किसी महिला से बलात्कार कर सकता है। ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जबकि धारा 377 पुरुष पुरुष और पुरुष ट्रांसजेंडर के बीच रेप से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण सुरक्षा की गारंटी देता है। 377 का इतिहास विवादित रहा है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा कानून है जिसका इस्तेमाल कोई भी शख्स पुरुषों के बीच हुए यौन उत्पीड़न के मामलों में कर सकता है। कुछ सीमित मामलों में पुलिस ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रक्षा के लिए इस धारा को लागू किया है। दोस्तों, इसके अलावा मैरिटल रेप के कुछ मामलों में भी धारा 377 लगाई गई है। ऐसे उदाहरण है जहां पतियों के अपनी पत्नियों के साथ बिना सहमत एनल या ओरल सेक्स करने पर धारा 377 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अदालतों ने आरोप तय किए हैं और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। हालांकि इस बात पर दुविधा बरकरार है कि मैरिटल रेप के मामलों में धारा 377 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेप की परिभाषा में बिना सहमत ओरल और एनल सेक्स भी शामिल है, लेकिन शादी में रहते हुए पतियों पर इस धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के समझ एक याचिका लंबित है जो इस दुविधा यानी धारा 377 का इस्तेमाल पतियों के खिलाफ किया जा सकता है या नहीं उसे स्पष्ट करने की मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आईपीसी के तहत मैरिटल रेप से जुड़े अपवाद की वैधता पर सुनवाई शुरू करेगा। अपवाद जो पति को पत्नी की गैर सहमति से बनाए गए यौन संबंध के मामलों में दंडित होने से राहत देता है। अब एक नजर में जान लेते हैं कि नए बिल से क्या बदल सकता है। यौन अपराधों से जुड़े मामलों में नाबालिग बच्चों को अभी भी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत संरक्षित किया जाता है। 2012 में आए इस कानून से पहले धारा 377 का इस्तेमाल नाबालिग लड़कों से यौन संबंध बनाने वाले वयस्क पुरुषों के खिलाफ किया जाता था। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि धारा 377 को पूरी तरह से हटाकर सरकार ने जल्दबाजी कर दी है। इससे पुरुषों और ट्रांसजेंडर्स को मिलने वाली सुरक्षा अब छीन जाएगी। धारा 377 के पूरी तरह निरस्त होने से यौन उत्पीड़न के मामलों में पुरुषों को अब कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। वहीं ट्रांस व्यक्तियों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा तय है। हालांकि यह सजा बहुत कम है और पुलिस भी ट्रांसजेंडर अधिनियम को लागू करने में कोताही बरतती है। अब आइए एक नज़र में ये भी जान लेते हैं कि नए बिल के तहत क्या सुरक्षा दी जा सकती है। दोस्तों, नए बिल में कुछ ऐसी धाराएं बरकरार रखी गई हैं जिनका इस्तेमाल कुछ ऐसी परिस्थितियों में किया जा सकता है। जैसे नए बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपहरण करता है या उसे अप्राकृतिक वासना का शिकार बनाता है तो उसे 10 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। दोस्तों, इस धारा के तहत यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की अप्राकृतिक वासना के खिलाफ अपने बचाव में सामने वाले की हत्या कर देता है तो ये हत्या अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन इन शब्दों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायालयों ने पहले भी अप्राकृतिक वासना शब्द का उपयोग पुरुषों के बीच यौन संबंध या वयस्क पुरुष और बच्चों के बीच यौन संबंधों के मामलों में सुनवाई के दौरान किया है। पर नए प्रस्तावित विधेयक के तहत यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां अपहरण का पहलू भी शामिल होगा। लेकिन इस धारा की कुछ चुनौतियां भी हैं। ये धाराएं वर्तमान आईपीसी में भी मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें नियमित रूप से लागू होते नहीं देखते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल भी केवल विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जाएगा। सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक सेक्स के बीच का अंतर अपने आप में पेचीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में धारा 377 को आंशिक रूप से रद्द करते समय इस बात को रेखांकित किया था।
जबकि दोस्तों कानूनी विशेषज्ञों ने नए बिलों की आलोचना की है। वे नहीं चाहते कि मौजूदा धारा 377 को नए कानून में जगह दी जाए। महिलाओं के बलात्कार के संदर्भ में मौजूद जेंडर आधारित कानून को बरकरार रखते हुए हम चाहते हैं कि एक ऐसी धारा स्पष्ट की जाए जो समलैंगिक और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न से बचाता हो। इन बिलों को फिलहाल समीक्षा के लिए गृह मामलों की स्थायी समिति के पास भेजा गया है, जो इनमें बदलाव की सिफारिश करेगी। तो दोस्तों आईपीसी की धारा 377 से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।